नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना 8 साल पुरानी है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये आज भी मौजूद है। अपराध के दृष्टिकोण से प्रदेश राजस्थान, जिला अलवर, शहर अलवर। 30 अक्टूबर 2016 को, यानी 2016 में 30 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा था। धूम धड़ाका, पटाखे, गूंज, शोर शराबा, बच्चों का झुंड, ये हर साल की तरह पहले हो सकता है और ज़्यादा इस धूमधाम से ये मनाया गया होगा। रात भर पुलिस गश्त करती रहती है कि इसी शोर शराबे के आड़ में कोई अपराध न हो जाए। उसके ठीक दूसरे दिन 31 अक्टूबर को भी, यानी होली के दूसरे दिन, जिसके पास पटाखे बचे होते हैं, जो उस दिन ड्यूटी की वजह से नहीं आ पाते हैं, जो नाइट शिफ्ट की वजह से नहीं आ पाते हैं, या जो दिवाली के दिन जिनको शाम को घर पहुंचना बच्चों के साथ नहीं हो पाता है कतिपय कारणों से, वो अगले दिन बच्चों के साथ दीपावली मनाते हैं। और उतना तो नहीं, लेकिन लगभग 80% शोर शराबा, पटाखे, धूम धड़ाका दिवाली के दूसरे दिन भी मनाए जाते हैं। ये वो ज़माना, उस ज़माने वो नहीं था जब नो क्रैकर्स की शपथ बच्चों को दिलाई गई थी। ये सब अभी 5-6 साल के बीच का डेवलपमेंट है। तो 31 तारीख को भी इसी तरह शोर शराबा था। सभी पुलिस वाले गश्त पर थे कि अचानक रात में 11:45 बजे, उस समय शहर कोतवाली के कोतवाल यानी प्रभारी निरीक्षक राम सिंह को थाने से फोन आया। थाने से फोन आया कि थाने पर अभी अभी सूचना आई है कि मोहल्ला स्कीम 1 यानी सेक्टर स्कीम 1 के कबूतर पार्क के पास एक महिला का एक पैर मिला है जो जला हुआ है। वहीं राउंड में थे। राम सिंह मौके पे पहुंच गए, साथ में पुलिसकर्मी थे। उसको देखा तो महिला का ही पैर लग रहा था, क्योंकि वो बिछिया पहने हुई थी उस पैर में जिसका टुकड़ा मिला था, लेकिन वो काफी हद तक जला हुआ था। खैर, तुरंत उसको इकट्ठा किया गया और सील किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खाली उस पैर से शिनाख्त का कोई कारण पास में नहीं मिला। तमाम चीज़ें कभी कभी अपराधी छोड़ जाते हैं जिनसे आगे की कड़ी इन्वेस्टिगेशन में जोड़ी जाती है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अगले ही दिन चावड़पाड़ी में फिर एक पैर मिल गया। चलिए, दूसरा पैर भी मिल गया तो ये हुआ कि साहब एक पैर वो कल मिला था, एक आज मिल गया। लेकिन फिर अगले दिन मोहल्ला रंगभरियों में हाथ मिल गया एक, और फिर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा कि रंगभरियों की गली, राम मार्केट, बांस वाली गली, यहाँ पर कहीं कलाइयाँ, कहीं पूरा हाथ, कहीं सिर, ये सब चीज़ें अलग अलग जगहों पर, लेकिन 5 किलोमीटर के रेडियस में ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई। हाहाकार मच गया। एक बात तय हो गई कि एक ही महिला के ये अंग हैं, क्योंकि सभी अंग जले हुए थे और सब पर जलाने के लिए या जलने में जो पदार्थ इस्तेमाल हुआ था वो केरोसिन था। प्राइमा फेसी जांच से ये बात आई थी। पुलिस पर भारी दबाव हो गया। एक असुरक्षा का माहौल अलवर जैसे शांत शहर में हो गया। महिलाओं ने जुलूस और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन पुलिस इस महिला की शिनाख्त भी नहीं कर पा रही थी। कोई कारण नहीं था कि पुलिस इसकी कोई ऐसा क्लू नहीं था कि पुलिस इसकी शिनाख्त कर सके।
कई दिन हो गए। अलग अलग जगहों पे जो चीजें मिली उनमें से एक टुकड़ा हाथ का एक पॉलीथीन में मिला था। हालांकि मिले सभी लगभग लगभग पॉलीथीन में थे। कोई पॉलीथीन के बंद पॉलीथीन में कोई अंग मिला था, कोई कोई अंग बाहर पड़ा हुआ था, पॉलीथीन थोड़ी थोड़ी दूर पर था। लेकिन एक पॉलीथीन में तिलक मार्केट अलवर, एक दुकान का नाम तिलक मार्केट अलवर और नीचे फ़ोन नंबर। जैसे आप सामान लेने जाते हैं तो ज़्यादातर आप जिस दुकान से सामान लेते हैं उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर, प्रोप्राइटर का नाम, ये सब उसमें कहीं न कहीं छपा होता है। इसी तरह की एक पॉलीथीन मिली। पुलिस को लगा क्लू मिल गया। पुलिस फौरन उस दुकान पे पहुंची। उसने दिखाया, उन्होंने कहा साहब ये मेरे यहाँ का पॉलीथीन है। लेकिन अब ये बता पाना कि कौन क्या ले गया था ये बहुत कठिन काम है। किस तारीख को ले गया था ये भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि पिछले साल भर से इसी प्रिंट का पॉलीथीन बैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दो दिन बहुत उत्साह के बाद पुलिस फिर ठंडी हो गई कि इससे भी कुछ नहीं मिला। अब फिर से सब लोग इकट्ठा हुए। अलवर के कोतवाल राम सिंह, उनके तमाम और लोग जो एसडीओपी होते हैं, जो सर्किल ऑफिसर जिनको यूपी में कहते हैं, डिप्टी एसपी इंचार्ज, वो भी आए, एडिशनल एसपी भी आए कि अब आखिर कैसे शिनाख्त हो। 3 बिंदुओं पर जांच करने के लिए टीम बनाई गई। एक कि ये सभी 5 किलोमीटर के इलाके में मिले हैं, नंबर 1। नंबर 2, तिलक मार्केट की इस दुकान से संबंधित व्यक्ति ने कुछ न कुछ खरीदा है। तिलक मार्केट का कैचमेंट एरिया होगा हर इलाके में, दिल्ली में, मुंबई में, इवन हमारे लखनऊ में। अगर अमीनाबाद में खरीदारी करने आप जाएंगे तो वहाँ आसपास के पुराने शहर के नकास कोने के, चौक के, बाजार खाला के, यहाँ के लोग सामान्य रूप से अमीनाबाद जाते हैं। लेकिन अगर गोमती नगर की मार्केट है तो गोमती नगर में गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर, इन सब जगह के लोग जाते हैं ज़्यादातर। तो पुलिस ने उस तिलक मार्केट के कैचमेंट एरिया और 5 किलोमीटर का उस वो घेरा जहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स मिले हैं, इसको ध्यान में रख के टीमें बनाई कि आप घर घर जाकर वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि कोई अज्ञात महिला के बारे में, इस तरह की महिला के बारे में कहीं कोई एंट्री या कहीं कोई लिखा पढ़ी किसी थाने में अलवर के नहीं हुई थी कि उससे ये अंदाज लगे कि साहब ये गुमशुदा थी या इसका अपहरण हुआ था या ये भाग गई थी। लेकिन इस तरह की डिटेल वाली किसी महिला के बारे में कहीं कोई एंट्री किसी पुलिस स्टेशन पर नहीं मिली। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। यह हुआ कि एक एक मोहल्ले के एक एक व्यक्ति की, लोकल सभासद की मदद से आप जांच करिए कि किसी के परिवार में कुल कितनी महिलाएं थीं और वर्तमान में जब पुलिस जांच करने गई है तो कितनी महिलाएं मिली। अगर उनमें से कोई काम पर गई है, पढ़ने गई है, कहीं और गई है, तो उनकी जानकारी इकट्ठा कर लें और ये कहें कि जब ये आ जाएगी तो फ़ोन करिएगा, हम आकर वेरीफाई करेंगे। बहुत टेढ़ा काम था, बहुत टीडियस जॉब था, बहुत मेहनत का काम था, लेकिन कोई चारा नहीं था। बहरहाल 3-4 दिनों में इस बड़ी मशक्कत के बाद एक जगह रे ऑफ होप यानी आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। डोर टू डोर सर्वे इसका नाम दिया गया। तो डोर टू डोर सर्वे में सक्का पहाड़ी मोहल्ले में जब ये टीम पहुंची योगेश उर्फ चुच्चू मेहरोत्रा के घर, तो वहां चुच्चू मेहरोत्रा और उसकी 4 साल की बिटिया भावना मौजूद थी। पूछा गया कि मां इसकी कहां है। चुच्चू ने कहा वो काम पर गई है। टीम ने पूछा काम पर कहां गई है, क्या काम करती है। सब घर पे वो काम करती है, खाना बनाने का, चौका बर्तन का, इस तरह का काम करती है। कितनी दूर तक गई होगी
और कब तक आएगी? उसने कहा साहब अब कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 3-4 घंटे भी लग जाते हैं, ये उसके ऊपर है। पुलिस ने कहा ठीक है, जब आ जाएगी तो इस फोन नंबर पर टेलीफोन करना, हम आकर वेरीफाई करेंगे। 4 साल की उस बिटिया से भी पूछा, लेकिन बिटिया कोई सवाल का जवाब देने से पहले अपने पिता यानी योगेश उर्फ चुच्चू मेहरोत्रा की तरफ देखती थी और बड़ी मुश्किल से 1-2 सवाल का जवाब उसने दिया, जैसे माँ क्या करती है? काम करती है। कब गई है? कुछ नहीं बोली। कहाँ गई है? कुछ नहीं बोली। करीब 3 घंटे बाद जब दिया गया टास्क या उस मोहल्ले के जितने 150 घर थे वहां काम कर चुकी ये पुलिस की टीम, तो पुलिस के टीम मेंबर्स ने कहा कि साहब 2-2.5 घंटे हो गए हैं, एक बार फिर योगेश के घर चलते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी आई कि नहीं आई, क्योंकि वो भी बहुत अटक अटक के बात कर रहा था और उसकी बिटिया भी ऐसा लग रहा था कि कुछ डरी सहमी है, कुछ भी पूछने पर पहले पिता की तरफ देखती थी। 2.5 घंटे बाद वो टीम लौट के फिर योगेश के यहां पहुंची तो देखा कि योगेश के घर में ताला बंद है। पास पड़ोस से जानकारी की तो उन्होंने कहा साहब जैसे ही आप लोग आए हैं, पूछताछ किए हैं, आप लोग यहाँ से निकले भी नहीं होंगे मोहल्ले से बाहर, तब तक उसने ताला बंद किया, 1-2 झोले हाथ में लिए और बिटिया को साथ लेकर चल दिया। पुलिस को ऐसा लगा कि अब शायद हमारा काम बन जाए। हो सकता है उसने उससे पूछा भी, पत्नी का तुम्हारे क्या नाम है? उसने कहा मेरी पत्नी का नाम आरती है। उम्र पूछी गई, बताया उसने 25 वर्ष है। बिटिया का क्या नाम है? उसने बताया कि भावना है। कितने साल की है? बोले 4 साल की है। शादी कब हुई थी? उनका 5 साल पहले हुई थी। लेकिन जब वो ताला बंद करके भाग गया तो ये लगा कि हो सकता है ये लाश सरिता की ही हो और हो सकता है ये अपराधी उसका हस्बैंड योगेश उर्फ चुच्चू मेहरोत्रा ही हो। अब जो उसका मोबाइल नंबर था जो पुलिस ने नोट किया था उससे उसको ढूंढना शुरू किया गया और जहां जहां संभावित स्थान हो सकते हैं उनके और रिश्तेदारों का नाम पता किया। जो बी पार्टी उस मोबाइल में निकली थी उसमें उसके फूफा का पता लग गया, उसके चाचा का पता लग गया। सबको पुलिस ने बिठा लिया कि कहाँ और जा सकता है। तभी पुलिस को उसकी लोकेशन मिली हिसार में, हिसार यानी हरियाणा में। और 4 नवंबर 2016 को पुलिस ने इसकी भांजी का घर खटखटा दिया। एक रिश्तेदार ने बताया कि साहब वहाँ एक भांजी की शादी हुई है जहाँ तक हमें याद है, और जो भांजी की सास हैं उनका नाम सुनीता है। तो सुनीता के नाम से दरवाज़ा खटखटाया गया, उन्होंने खोल दिया। भीतर वही 4 साल की बच्ची भावना और योगेश उर्फ चुच्चू, क्योंकि टीम वही थी जिसने इन दोनों से पूछताछ की थी। ये दोनों वहाँ मिल गए। पुलिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की घटना में पुलिस पे कितना दबाव होता है कि अब तक नहीं पकड़ा गया, पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, और इस तरह की बातें अखबार और टीवी बताया करते हैं। उसको ले आई और हिसार के हरिनगर में ये उसकी भांजी रहती थी जहाँ से वो पकड़ा गया था। सुनीता ने ये बताया कि साहब रात में करीब 12 बजे के आसपास इसने दरवाज़ा खटखटाया। साथ में बच्ची थी इसलिए हम लोगों ने खोल दिया, वरना रात में हम लोग दरवाज़ा खोलते नहीं हैं। भीतर आया लड़का, हमारी बहू का मामा था, और उसके 3-4 घंटे बाद ही पुलिस आ गई और पुलिस उसको पकड़कर ले गई। अच्छी वाली पूछताछ के बाद कोतवाल राम सिंह ने बताया कि वही डिटेल जो उसने बताई थी कि 5 साल पहले उसकी शादी पटना की रहने वाली आरती से हुई थी, उससे एक बच्ची भी हुई थी। आरती लोगों के घर झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम करती थी, और योगेश हलवाई था जो मिठाई की दुकान पर बैठता था। उसने बताया कि दिवाली के दिन यानी 30 अक्टूबर 2016 को चुच्चू और आरती शाम को घर में बैठे हुए थे। आरती ने कहा कि तुम कई बार कह चुके हो कि इस मकान को बेच के फला जगह
नया नया मकान लेना है, पैसा भी तुमने इकट्ठा कर लिया है, तो अब इसको कब बेचोगे? वैसे तो आज दिवाली का दिन है, अगर तुमने अब तक बेच दिया होता तो आज दिवाली के दिन हम लोग उस मकान में गृह प्रवेश करते। चुच्चू ने कहा कि मत परेशान हो, मैं बहुत जल्दी बेच दूंगा। लेकिन वो आर्गूमेंट करती रही आरती कि तुमने हमेशा ऐसा ही कहा, और पहले बेच दिया होता तो ये हो जाता, आज गृह प्रवेश हो जाता, आज नए मकान में जाते, और ये दिवाली का गिफ्ट होता, कितना अच्छा लगता, बिटिया को भी अच्छा लगता, हम लोग नए मकान में दिवाली। इस तरह की बातें, इरिटेटिंग बातें जिसे कहते हैं, वो करती रही। अचानक चुच्चू ने कहा कि बंद करो बोलना, वरना मेरी खोपड़ी गर्म हो रही है। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। वो भीतर से केरोसिन उठा कर ले आया, सिर से उसको केरोसिन से डुबो दिया, और फिर भी वो कहती रही अच्छा आग लगा के दिखा। आग लगा दी, वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर गई। ये पूरा वाकया उसकी बेटी 4 साल की भावना ने भी देखा। जब आग बुझ गई, सरिता मर गई, खत्म हो गई, मृत्यु हो गई उसकी। आरती, जब आरती की मृत्यु हो गई तो उसने फौरन बिस्किट और कुरकुरे और तमाम चीज़ें अपनी बेटी को ला कर दिए, और ये कहा कि देखो किसी से इस बात का जिक्र मत करना, और हम हैं, हम सब करेंगे, तुम्हारी माँ तो लड़ती रहती थी। इस तरह उसने इमोशनली ऐसा तैयार किया कि ऐसा न हो कोई इस बीच में आ जाए और ये बता दे। जब वो उसको जब अच्छा खाना पीना खिला के उसे सुला दिया, उसके बाद वो सबसे पहले भाग के अपनी बहन काला के पास गया और उससे बताया कि मुझसे इस तरह से हो गया है, मेरी मदद करो। काला ने कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ। वो उसके बाद फिर जब वो घर पहुंचा और जो वो वृत्तांत बता रहा था, सुनने वालों का भी कलेजा कांप गया। उसने कहा कि गेट बंद करके सब्जी काटने वाले चाकू से सबसे पहले उसके हाथों के जोड़ की स्किन को काटा और फिर हाथों को मरोड़ के हाथ को उखाड़ लिया। ऐसा दोनों हाथों के साथ किया। उसके बाद छाती पर पैर रखकर इसी तरह पैर के पास की यानी जोड़ के पास की स्किन को सब्जी वाले चाकू से काटा और फिर उसे जोर से उल्टी तरफ टेढ़ा करके और उखाड़ दिया। तो 2 हाथ 2 पैर अलग हो गए। फिर उनको हाथ को मोड़ों से करके बांध दिया ताकि वो एक बैग में आ जाएं। इसी तरह पैर को भी मोड़ के उसे रस्सी से बांध के अलग कर दिया। ठीक इसी तरह से गर्दन के आसपास की स्किन काट के और गर्दन को झटके से मरोड़ के गर्दन को भी शरीर से अलग कर दिया। इन सभी को 5 अलग अलग पॉलीथीन में डाल लिया। उसके बाद रात भर इत्मीनान से जो बीच का धड़ का पोर्शन है उसके इतने बड़े टुकड़े जो फ्रिज में आ जाएं उसको काट लिया। काटने के बाद उस हिस्से को फ्रिज में डाल दिया। अपने कपड़ों को भी एक उसमें पॉलीथीन में डाल दिया। अच्छी तरह से नहा धो लिया। बच्ची सो रही थी। सवेरे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे ही 31 तारीख में दिन डूबा, अपनी लूना उसके पास थी जो पहले चलती थी, मोपेड कह लीजिए, लूना मोपेड, उससे सबसे पहले गया और जहां सबसे पहले बॉडी पार्ट बरामद हुआ था स्कीम 1 के कबूतर पार्क के पास, वहां फेंकाया। फिर अगले 2-3 दिनों में एक एक बॉडी पार्ट को उसमें पॉलीथीन में रख के झोले में लूना में टांगता था। जहां कहीं ये कान देखता था वहां फेंक देता था और फिर इत्मीनान से घर आकर वो रहने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कि पुलिस उसके पास तक पहुंच भी पाएगी। पुलिस ने पूछा उससे कि भाई इस तरह से बहुत ही जो तरीका है कि खाल काट के उसके बाद टेढ़ा करके और झटके से उसको उखाड़ देना, ये दिमाग में कहाँ से है? उसने कहा साहब देखिए, मैं मीट के चक्कर में बकरा मंडी हमेशा जाता था। अपने सामने ही बकरों को कटते हुए देखता था और मैं ये देखता था कि कैसे उसके हाथ पैर और मुंडी को
कसाई अलग करता है झटका देके, उसको मरोड़ के और जोड़ों से उसे अलग कर देता है। तो मेरे दिमाग में था कि इसको अलग अलग कर देंगे, न पुलिस सबको इकट्ठा कर पाएगी एक साथ, न एक साथ इनको ढूंढ पाएगी और न इसकी शिनाख्त हो पाएगी। ये उसके दिमाग में चल रहा था। उसका ये वृत्तांत सुनकर अच्छों की भी रूह कांप जाती है। पुलिस वाले भी आखिरकार आदमी ही हैं। खैर, पुलिस वालों ने उसके साथ जाकर चुच्चू के मकान से चाकू और आरी, केरोसिन का वो जरीकेन जिससे उसने जलाया था, आरती की चप्पलें, उसके अपने खून से सने हुए कपड़े, फ्रिज जिसमें बॉडी के तमाम पार्ट अभी भी मौजूद पड़े हुए थे, और इन सभी कटे हुए अंगों को जिस मोपेड, लूना मोपेड से फेंका गया था, ये सब पुलिस ने बरामद कर लिए। इतना जघन्य हत्याकांड। और ट्रायल हुआ, बड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत तेज ट्रायल हुआ, और अक्टूबर 2020 में एडिशनल सेशंस जज 3 ऑनरेबल संदीप आनंद ने अपने 77 पेज के फैसले को सुनाते हुए योगेश मल्होत्रा को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में चश्मदीद गवाह आरती, यानी मृतका की बेटी, वही अकेली चश्मदीद गवाह थी, और उसी की गवाही पर इस सजा का ऐलान ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने किया था। एडीजे संदीप आनंद साहब ने फैसले में लिखा है कि योगेश ने जिस अग्नि की शपथ लेकर पत्नी आरती को रक्षा करने का वचन दिया था, उसी अग्नि में पत्नी को जलाकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। यह न केवल पति पत्नी के मध्य स्थापित भरोसे के संबंधों की हत्या है, बल्कि उस ममतामयी रिश्ते की भी हत्या है जिससे आरती की 4 वर्षीय बेटी भावना अपने संपूर्ण जीवन के लिए महरूम हो गई। बिल्कुल सही बात है, और हो सकता है कानूनी दांव पेच में कुछ प्रोसिक्यूटर से कमी रह गई, वरना काम तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर का था और फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। खैर, जो होता है वो ठीक ही होता है, ठीक के लिए होता है। हो सकता है अब आप बाकी सब आप समझदार हैं कि आजीवन कारावास में भी मृत्यु तक जेलों में रहने के आदेश भी होते हैं। एग्जैक्ट वर्डिंग इस आजीवन कारावास की मेरे पास नहीं है, लेकिन जो होगा वो अच्छा ही हुआ होगा। आज की घटना, दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद तो जैसे लड़कियों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने की घटनाओं और हत्याओं की झड़ी लग गई 2022 और 23 में। मतलब कोई महीना ऐसा नहीं बचा जिसमें इस तरह की हत्याएं न हुई हों। तो लोगों ने यही माना कि ये इंटरनेट की क्रांति के बाद लोगों का दिमाग प्रदूषित हो गया है, घर बैठे बैठे पूरी दुनिया देखने की आदत लोगों को लग गई है, और उसी में वो हत्या करने और हत्या से बचने के तरीकों का ज्ञान इंटरनेट से प्राप्त करके ये सारी घटनाएं कारित की गई हैं। हालांकि हाल की इन सभी घटनाओं में 95% लिव इन रिलेशंस में हुई थी और उसमें लड़कियां ही मारी गई थी। ऐसी और ये सारी जितनी घटनाएं टीवी और अखबारों में प्रमुखता से छपी 2023 में, खासकर ये सभी मेट्रो सिटीज़ में हुई थी, यानी जहाँ पर जिसे आप तथाकथित एडवांस कल्चर कहते हैं, जिसे हाई फाई लाइफ स्टाइल कहते हैं, और जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का समूह होता है। ये सभी घटनाएं वहीं पर कारित की गई थी या वहाँ पर हुई थी, वहीं पर पाई गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया से अपार ज्ञान अर्जित करके ये जो ज्ञानी लोग हैं, इन्हीं लोगों ने ऐसी घटनाएं, ये परम ज्ञानियों के द्वारा की गई ये हत्याएं थीं और घटनाएं थीं, और जमाने ने इसका सारा ठीकरा मोबाइल इंटरनेट पर परोसी जाने वाली सामग्री पर फोड़ दिया। उस समय के आप कमेंट देख लीजिए कि कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया इन लोगों ने।
जितनी ये हत्याएं हुई हैं। लेकिन आज की घटना ये उस श्रेणी में नहीं है। घटना 2016 की है, किसी मेट्रो की नहीं बल्कि अलवर की है। एक साधारण से शांत शहर की है। ज्ञान इंटरनेट से नहीं प्राप्त किया इस अपराधी ने, ज्ञान प्राप्त किया बकरा मंडी से, कि बकरों के हाथ पैर और मुंडी को ऐंठ के कैसे बाहर किया जाता है शरीर से, ये ज्ञान उसने बकरा मंडी में प्राप्त किया। इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान नहीं था। और सामान्य ज्ञान से जो अर्जित अपराध का ज्ञान होता है कि इतने टुकड़े करके फेंक दो कि न टुकड़े एक साथ इकट्ठा हो पाएंगे और न ही इसकी पहचान हो पाएगी, न पुलिस हमारे तक पहुंच पाएगी। बहुत ही सामान्य सी बात है। एग्जीक्यूशन में चुच्चू मेहरोत्रा ने देशी ज्ञान जो अप्लाई किया था, ये सुन के सभी पुलिस वाले हतप्रभ रह गए। प्रेस वालों से भी बातचीत कराई गई थी, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सब उसकी बात को सुन के हैरान थे कि कितना दिमाग लगाया, बिल्कुल देशी तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया। लेकिन वो भूल गया कि अगर पुलिस की निगाह टेढ़ी हो जाए, शर्त यह है कि टेढ़ी हो जाए, तब पुलिस की निगाह अगर टेढ़ी हो जाए तो इस तरह के अपराधियों की सारी हाथ की सफाई धरी की धरी रह जाती है। अपराध और अपराधी को पुलिस पाताल से भी ढूंढ कर निकालती है। इस मामले में अलवर की पुलिस बधाई की पात्र है। सैल्यूट बनता है उस पुलिस टीम को जिसने इस पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया था। क्योंकि जब शुरुआत की थी तो कंप्लीटली क्लूलेस ब्लाइंड मर्डर था। पहले मृतका की पहचान सबसे बड़ा चैलेंज था, और मृतका की पहचान भी जो पुलिस ने की वो सब देशी और ट्रेडिशनल तरीके से की कि साहब 5 किलोमीटर का दायरा जहां मिले, एक पॉलिथीन जो उसी इलाके की मार्केट की है, वहां से किसी के गायब होने की, अपहरण होने की, छूट जाने की, गिर जाने की कोई सूचना कहीं नहीं दर्ज है। तो देशी तरीका है कि हर घर में जाके कितनी महिलाएं हैं उसको तस्दीक करिए। अगर कोई झूठ बोलता है और अगल बगल वाला उसको कंट्रडिक्ट करता है, उसको ले आइए और फिर उसी से इस अपराध को खोला जाए। तो पुलिस ने भी पूरे देशी तरीके से अपराधी को ढूंढ लिया। अब देखिए, मृतका का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन थी। घरों में खाना बनाने का, साफ सफाई का, झाड़ू पोंछे का ये काम करती थी। और मेट्रो में तो कोई घर नहीं है जहां पर इस तरह की महिला कर्मी इस तरह का काम करने ना आती हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब मैले कुचैले कपड़ों में आती हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जो, जैसे बम्बई के लिए तो वो काम वाली बाई एक मीम बन जाती है। काम वाली बाई को लेके हजारों हजार फूहड़ वो हैं, जोक्स हैं काम वाली बाई। तो अगर वो अच्छा कपड़ा पहन के अपने कार्यस्थल पे जा रही है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके चरित्र पर किसी को उंगली मतलब किसी को हक नहीं है कि उसके चरित्र पर उंगली उठाए। मृतका भी इसी तरह से साफ सुथरे कपड़े पहनकर सच संवर के और फिर अपने काम पर जाती थी। ये बात चुच्चू मेहरोत्रा को खराब लगती थी और उसके दिमाग में शक का ये कीड़ा बैठ गया कि जरूर ये किसी न किसी के चक्कर में है, इसीलिए रोज ये सच संवर के जाती है। मतलब आप ये समझिए कि क्या इस शक की बीमारी का कौन सा इलाज है। यानी कोई भी विवाहित महिला या अविवाहित महिला अपने कार्यस्थल पर सवेरे जाती है तो वो कोशिश करती है कि अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरे और जो सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कर सकती हैं, सामान्य रूप से लड़कियां या महिलाएं उसको प्रयोग करके सच संवर कर जाती है। और इसका मतलब ये लगाया जाए कि जरूर किसी न किसी के लिए इतना तैयार होकर जाती है। कितनी घटिया सोच हो सकती है, लेकिन है तो है, यही सोच थी और इसी सोच की वजह से वो बेचारी मारी गई।
अब इस दूषित मानसिकता का क्या किया जाए, इस शक का क्या इलाज किया जाए, क्या दवा दी जाए कि ऐसा शक न हो। लेकिन चुच्चू मेहरोत्रा को ये शक भी हो गया और चुच्चू मेहरोत्रा की मानसिकता भी बहुत ही घृणित और आपराधिक हो गई। तो जिस घर में कामकाजी महिलाएं या लड़कियां, उनका जो स्त्रियोचित गुण है, सजने का, संवरने का, तैयार होने का, साफ सफाई रखने का, बाहर अगर निकलती हैं तो कोई ये ना टोके कि तुम्हारी साड़ी या तुम्हारा कपड़ा गंदा है, मैला है, तो वो स्त्रियोचित गुण है। महिला कहीं की भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कामकाजी हो, घरेलू हो, कोई भी हो, तो अगर जिस घर में कामकाजी महिलाएं या लड़कियां स्त्रियोचित गुण के कारण साफ सुथरे कपड़े पहनकर सच संवर कर निकलें, तो आप भी कतई ये भ्रम दिमाग में न लाएं या भ्रम अपने दिमाग में न घुसने दें और सुखी जीवन अपना रखें। कोई शंका करने का आधार जब तक न हो, केवल उसके सज धज के जाने को शंका का आधार मत बनाएं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।